गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। सभी जनता को, भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट्स उनको दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपको पहले बताते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थर्ड पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 3 में आता है, भाग 3 में आता है दोस्तों। और इसके जो भाग 3 में जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो 12 से 35 के बीच में है। वो 12 से 35 के बीच में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल्स 12 to 35 लाइज इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों बात होती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, मतलब कि अगर उसका वायलेशन होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होते हैं तो कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, आम नागरिक, वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो जाके जो है उसके खिलाफ केस कर सकता है। और ये जुडिशियबल है, ये मौलिक अधिकार हमारे जो हैं तो न्यायोचित हैं। ये दोस्तों एक नंबर में प्रश्न आ सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में दोस्तों बहुत आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स से कम जुड़े हुए 3 से 4 प्रश्न हमारे पेपर में आ जाते हैं। पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल हैं कि नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स इज आर जस्टिसेबल। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा जो है वो न्यायोचित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे संविधान में 6 प्रकार के अधिकार की बात की गई है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें 6 प्रकार के अधिकार की बात की गई है दोस्तों। पहले हम शॉर्टली देख लेते हैं कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में आता है, किस आर्टिकल्स के बीच में आता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों, और हम आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाएंगे भी। तो आप दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला अधिकार है दोस्तों वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 के से 18 के बीच में आता है। जो हमारा पहला आर्टिकल, मतलब इक्वलिटी के राइट्स हैं, वो लाइज करते हैं आर्टिकल 14 to 18 में। जो हमारा पहला राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 to 18 के बीच में लाई करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले राइट्स की बात करते हैं। हमारा अगला राइट टू फ्रीडम है, जो कि आर्टिकल 19 to 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। स्वतंत्रता अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दोस्तों। अभी हम इसको शॉर्टली एक बार देख रहे हैं कि कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, शॉर्टली। उसके बाद हम इसको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव में वीडियो के लास्ट तक पढ़ लेंगे और ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी आपको, जैसे आपको कोई आगे इसमें दिक्कत ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, आर्टिकल्स 22 to 20, 23 to 24, सॉरी आर्टिकल्स 23 to 24 के बीच में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल्स 23 to 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो राइट टू फ्रीडम है दोस्तों ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम जैसे कि देख लिए, आर्टिकल 25 to 28 के बीच में आता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका हमने देख लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी हम शॉर्टली देख रहे हैं कि कौन कौन से अधिकार कैसे कितने हैं। 6 अधिकार हैं, तो उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद तक है कौन सा अधिकार, तो इसके बाद हम इसको आगे वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है हमारे, ये संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार जो है, ये आर्टिकल्स 29 to 30 के बीच में आते हैं। 29 to 30 के बीच में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमने देख लिया कि कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 टू 30 के बीच में आते हैं, अनुच्छेद 29 से 30 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। अगर संविधान की आत्मा पूछी जाए किसी का नाम लगा के, मतलब B.R. अम्बेडकर जी का नाम लगा के पूछा जाए, तो आप इसमें अनुच्छेद 32 को कहा जाएगा। और अगर वैसे ही पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कही गई है दोस्तों, तो वो प्रस्तावना, बिना नाम के पूछा जाए तो प्रस्तावना। और अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लगा दिया जाए तो दोस्तों आर्टिकल 32 का जिक्र आएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस जो लेक्चर है इससे कम से कम आपको दोस्तों 1 से 2 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहले आप कहेंगे कि आर्टिकल 12 की बात तो किए नहीं आप, तो कैसे ये कोई राइट्स नहीं। दोस्तों ये राइट नहीं है, ये सिंपली इसको डिफाइन करता है। डिफिनीशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की परिभाषा क्या है, हमारे संविधान में स्टेट की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो इससे आप, हमारे अभी मैं हाल ही में CDS का पेपर दिया था, तो उसमें ये प्रश्न आया भी था कि स्टेट, व्हाट इज द स्टेट। तो दोस्तों स्टेट ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट है, ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ना कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स हैं। तो दोस्तों ये स्टेट में ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, और विधानमंडल जो होते हैं राज्यों के, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और लोकल बॉडी जो निकाय हैं, वो सारे निकाय मतलब इसमें आ जाते हैं, नगर निकाय, और जो मतलब जितने भी हैं, मतलब भारत के क्षेत्र में जितने भी कानून से जुड़े हुए सब हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं दोस्तों। मतलब स्टेट का तात्पर्य सिर्फ राज्य से नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में भी लिख दिया हूं मैं, तो इसको आप देख लीजिएगा कि राज्य में भारत, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद, राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य शामिल हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसमें राज्य का मतलब सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत की सरकार मतलब और संसद, और भारत प्रत्येक राज्य की जो सरकार है, उन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अपना आर्टिकल 13 देखते हैं। तो दोस्तों आप फिर कहेंगे कि आर्टिकल 13 भी आपने ऊपर किसी राइट्स में नहीं बताया था। हाँ दोस्तों बिल्कुल, मैंने आर्टिकल 13 को उसमें नहीं बताया था, लेकिन आपको ये जान के मतलब बहुत हैरानी होगी कि ये जो आर्टिकल 13 है यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वाइड हो रहा है, मतलब उसको फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कोई वायलेट कर रहा है, तो दोस्तों आपको इसी के अनुच्छेद के तहत, इसी आर्टिकल के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको इसको जाना पड़ेगा, इस मामले को लेके कि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उसमें कोर्ट आपकी सुनवाई करेगी, और उस कोर्ट उस फैसले को, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा वो कानून बनाया गया रहेगा, उसको नल एंड वाइड करेगी, उसको शून्य करेगी। ऐसे सभी कानून जो असंगत हैं या उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार को कम करते हैं, तब वो कानून शून्य हो जाएंगे। तो उसको कोर्ट नल एंड वाइड कर देगा दोस्तों, वो कानून शून्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आपको आर्टिकल 12 एंड 13 समझ गया। 12 में स्टेट की डिफिनीशन सिंपली याद करिए, आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन, सिर्फ कीवर्ड पकड़िए। आर्टिकल 13 में अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, तो उसको जो है कोर्ट उसको जो है नल एंड वाइड करेगा, कोर्ट उसको शून्य कर देगा। अगर कोर्ट देखेगा, पहले कोर्ट देखेगा कि ये क्या सच में क्या ये सच में आपके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको नल एंड वाइड कर देगा, ये कानून एकदम निष्प्रभावी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 है दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें विधि की समक्ष समानता की बात की गई है दोस्तों। मतलब सबको लॉ के लिए भी, मतलब एक सबको, सबके लिए एक कानून होगा। भारत में कोई भी रहे, कोई भी नागरिक है, उसके लिए एक कानून होगा।
तो दोस्तों इसमें इसी की बात की गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए मतलब एक कानून होगी, किसी के लिए कोई अलग नहीं, सब एक समान है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान है, भारतीय है, तो उसके लिए सारे कानून एक होंगे। जो जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी विधि होंगी, वो सबके लिए समान होगी। तो दोस्तों बस आप कीवर्ड पकड़िए कि किस अनुच्छेद में कौन सा कीवर्ड है। जैसे मैं आपको अब 14 पे पहुंचाऊं तो आप 12th और 13 भी याद कर लीजिए। 12th में स्टेट की डिफिनीशन, 13 में उसका वायलेशन, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, मतलब सबके लिए एक कानून होगा। ठीक है दोस्तों, आप कीवर्ड पकड़िए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बिल्कुल आपको मैं जैसे कहता हूँ, आपको नहीं याद होती हैं तो आप एक टेबल बनाइए, एक तरफ आप आर्टिकल लिखिए, एक तरफ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या कहा गया उसको आप पढ़िए। उसके बाद आप दो दो का पेयर बना के उन चीज़ों को याद कर लीजिए, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों, बहुत आसानी से ये चीज़ें एकदम आपको याद हो जाएंगी। आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे दोस्तों ट्रिक बताने का या इस सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, ट्रिक हम आपको बता देंगे, वीडियो के लास्ट में भी बता देंगे, लेकिन आपको ट्रिक मैं बताऊंगा वो कुछ समय के लिए याद रहेगी, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगी ये चीज़, जिंदगी भर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ट्रिक के लिए मत जाइए, आप शॉर्ट हैप्पीनेस मत देखिए, मतलब आपको कुछ पल की खुशियों का वो ना करिए। आप ऐसा चीज़ पढ़िए कि जो हमेशा आपको याद रहे, आप उसको मतलब पेपर में आपका सही हो जाएगा तो फिर आपको हमेशा वो खुशी होगी, मतलब हमेशा के लिए याद करने का सोचिए आप उसको, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम समझ के पढ़ेंगे तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम अपना आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 जो दोस्तों हमारा है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी इंसान से जो भारत में रह रहा है उससे न धर्म, न जाति, न लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, कोई भी भेदभाव उससे नहीं किया जाएगा। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर काला है, गोरा है, कोई भी है, महिला है, पुरुष है, मतलब कोई भी है तो उनका, और कोई मतलब यूपी का है, कोई जम्मू एंड कश्मीर का है, कोई किसी भी राज्य का है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, सब एक समान है। हमारे देश में यही तो हमारे संविधान की खासियत है कि हमारे देश में सब एक समान है, सबके लिए अच्छे कानून है, और सबका एक मतलब कोई भी इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी भेदभाव को रोकने के लिए अनुच्छेद 15 लाया गया है। अनुच्छेद 15 में इसी सब की बात की गई कि मतलब धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन याद कर लीजिएगा, इसका कीवर्ड डिस्क्रिमिनेशन याद कर लीजिएगा, भेदभाव, भेदभाव को रोकना, भेदभाव का प्रोविजन इस आर्टिकल 15 में बात की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 16 वेरी इंपॉर्टेंट। ये गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है। आर्टिकल 16 जो है, जैसे जो इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये सबको एक समान मिलेंगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं। कोई भी पब्लिक सर्विस रहेगी तो उसमें सबको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं कि वो सबको इक्वल से मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको उसमें अवसर मिलेगा। तो दोस्तों इसी में जैसे कोई भी सर्विस आती है, कोई भी नौकरी आती है, तो उसमें सबके लिए समान रहता है। अब आप बात करेंगे कि आरक्षण की, तो दोस्तों आरक्षण जो मिलता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि जो हमारे देश में जो पिछड़ गए हैं लोग, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, SC ST OBC और अदर जो हैं EWS, जिनको 16(6) में शामिल किया गया, 16 के 6 क्लॉज में शामिल किया गया दोस्तों EWS को। तो ये चीज़ें दोस्तों जो पीछे हो गए लोग, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया, इसीलिए इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव जिसका गलत इंपैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव जिससे लोग आगे आ सकें, जो पिछड़ चुके हैं लोग वो लोग आगे आ चुके हैं दोस्तों। इसको हम आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे, जब एक एक आर्टिकल्स, एक एक मतलब रिजर्वेशन और हर चीज़ के बारे में एक आपको ट्रूली डिस्कशन हम बताएंगे, तब आपको ये चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ आर्टिकल याद करा रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 का हमारा जो कीवर्ड है वो आप याद कर लीजिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। मैं इसीलिए आपको कई बार ये चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आपको ये सब चीज़ें याद रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
abolishes the practice of untouchability, abolishes the practice of untouchability। दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ें हैं कि जैसे जिनकी बातें हैं, अनटचेबिलिटी हम कह सकते हैं, छुआछूत का अंत इसमें बात की गई है। जैसे कोई ऊंचे तबके का लोग है, कोई नीचे तबके के लोग हैं, तो मतलब ये जो अनटचेबिलिटी थी हमारे समाज में, तो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है दोस्तों, और अभी भी खत्म होनी चाहिए जो बची हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों की बात की गई कि मतलब कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया आप उसको घर में मतलब कहीं आप जाने मत दीजिए, किसी सड़क पे आप चलने मत दीजिए, कहीं पे आप किसी को बैठने मत दीजिए। तो ये चीज़ें दोस्तों, इसका एवोल्यूशन है, सरकार इसके लिए कानून भी बनाई है, उसके तहत आपको सजा भी मिलेगी अगर आप किसी के साथ ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अनटचेबिलिटी की आप कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप सजा, उसके लिए दंड है। तो इसके लिए दोस्तों आप एब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आप ये चीज़ें याद रखिए कि छुआछूत का अंत। और अगर सिंपली आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक ट्रिकी में बता देता हूँ इसका फिलहाल। 1-7 मतलब एक साथ, आप एक साथ रहिए, छुआछूत का अंत करिए। आप एक साथ रहिए, छुआछूत का अंत करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका कीवर्ड आप याद कर लीजिएगा 17 का दोस्तों, अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल 18 है दोस्तों, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। दोस्तों, बिना राष्ट्रपति जी से परमिशन से, मतलब जैसे आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। जैसे अगर भारत सरकार, मतलब भारत सरकार में जैसे राष्ट्रपति के बिना आदेश के आप किसी भी टाइटल का, उपाधि का नहीं, आप उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार है, मतलब आप अमेरिका से या किसी से, कहीं देश में आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है, जब तक अगर आप भारत के नागरिक हैं, जब तक आपको राष्ट्रपति द्वारा नहीं कहा जाएगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत रत्न रहता है, तो पहले हमारे देश में भी उससे एक परमिशन ली जाती है दोस्तों, एक मतलब राष्ट्रपति जी से उसका परमिशन लिया जाता है। तो दोस्तों, इसी की बात की गई है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है, उपाधियों के अंत के मतलब इसका राइट्स जो है। तो दोस्तों, ये इसमें ऐसे मतलब उसी के बात की गई एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की, उपाधियों के अंत की। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका एक सिंपल सा कीवर्ड आप याद कर लीजिएगा, टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, कोई बहुत बड़े इसमें शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, तो आपको कोई, हमको लगता है कि आपको कोई बहुत तकलीफ नहीं होगी इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों, ये बहुत अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी। दोस्तों, ये सारे सिटीजन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो दोस्तों, इसका 18 का जो ए में बात की गई है, वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। अभी मैं इसको पहले आपको बता दूं, ये जो जितने 6 हैं, उसके बाद मैं फिर इसको आपको ऐसे याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ देख लीजिए इसको। उसके बाद अगला है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा 19 के बी में, अभी मैं 19 की बात कर रहा हूँ, 19 का ए, 19 का बी, जो सब क्लॉज है, मतलब क्लॉज है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ इसका। अगले में संघ या समूह बनाना। ठीक है दोस्तों, संघ या समूह बनाना। और उसके बाद है भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये मतलब घूमने के लिए, घूमने टहलने के लिए पूरे भारत क्षेत्र में। उसके बाद अगला है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगला, किसी भी पेशे के अभ्यास करने के लिए या किसी भी व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय को जारी रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है जी में। मैंने एफ इसलिए हटा दिया, यहाँ पे एफ में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि हटा दिया गया संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसको 1978 में जो कि हुआ था, और उसको 300 का में रख दिया गया, 300 300A में रख दिया गया। और
तो दोस्तों ठीक है, हम इसको अब आपको समझाते हैं ये कैसे है, क्या चीज़ें हैं इसमें कैसे है। तो आप इसमें याद कर लीजिएगा, जैसे पहला, आप बोलने की स्वतंत्रता चाहिए आपको। बोले, कोई आंदोलन करना है अगर तो आप बोले, कुछ नहीं हुआ, सरकार आपके खिलाफ कोई कानून लाई है, आप उससे परेशान हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, भीड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन भीड़ इकट्ठा करेंगे लेकिन बिना हथियार के। भीड़ इकट्ठा करेंगे लेकिन बिना हथियार के, शांतिपूर्वक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से। उसके बाद आगे आता है दोस्तों, संघ या समूह बनाने के लिए। संघ या समूह बनाने के लिए, तो अगर आपकी उससे भी बात नहीं हुई तो आप सोचेंगे एक ग्रुप बना लीजिए। आप एक ग्रुप बना के, एक एसोसिएशन, आप एक एसोसिएशन बना के या यूनियन बना के आप संघर्ष करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे भी अगर आपका काम न चला तो आप अपने आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। आप अपने आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना चाहेंगे, तो इसके लिए आप भारत में घूमने टहलने की स्वतंत्रता है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये बात हो गई। ठीक है, आप घूम टहल लिए। मैं ये चीज़ें बस आंदोलन से रिलेट करके ऐसा बता रहा हूँ जैसे ये चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने के लिए है। तो दोस्तों पहले इसमें जम्मू कश्मीर इसमें अपवाद था, वहाँ पे ये नियम नहीं लगते थे। फिलहाल 31 अक्टूबर 2019 से ये सारे नियम वहाँ पे लगने लगे, क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 370 धारा, आर्टिकल 370 रिवोक हो गया, वहाँ से रिपील हो गया। तो दोस्तों इसीलिए वहाँ पे ऐसा था। तो वहाँ पे मतलब इसमें पहले अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये आप पूरे देश भर में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आप घूमेंगे टहलेंगे अगर बाहर जाके, तो आपको खाने पीने के लिए बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो इसी में व्यापार करने के स्वतंत्रता की बात की गई है कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन कहीं पर भी जाके कर सकता है पूरे इंडिया में, उसको पूरी आज़ादी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 की बात है दोस्तों। आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब इसकी बात होती है दोस्तों, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। 20 और 22 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, 20 और 22 में बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। ये चीज़ें हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, बस आप 2-4 मिनट का वेट करिए। 2-4 मिनट में आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, जिंदगी भर कभी ये चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों ठीक है, टू बी पनिशमेंट द लॉ एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। अब इसका जो पहला है, मतलब ये तो मेन टॉपिक हो गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई। मैं हिंदी इंग्लिश इसीलिए दोनों में कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है, इसमें पहला टॉपिक है, अपराध के समय के कानून से सजा होनी चाहिए। जैसे कोई चोरी किया 2015 में, तो उसको जो उसके लिए चोरी की जो सजा होती है, तो 2015 के कानून के तहत ही हो। 2015 में जो कानून था उसके तहत हो। जैसे 2015 में उस चोरी के लिए 3 साल की सजा थी और 2017 में उस चोरी के लिए 5 साल की सजा हो गई, तो उसको सजा मिलेगी 3 साल की, जो कि 2015 में था। तो ठीक है दोस्तों, अपराध के समय कानून से सजा होनी चाहिए। अपराध के समय कानून जो होगा उसी के तहत सजा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक अपराध के लिए एक बार सजा। अब जैसे कोई चोरी किया तो उसको दोस्तों एक बार सजा होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जितनी बार उस क्षेत्र में चोरी होगी पुलिस उसी को उठा के ले जाएगी, पुलिस बार बार उसी को उठा के ले जाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई इंसान एक बार कोई भी क्राइम कर रहा है या कोई भी अपराध कर रहा है तो उसको एक बार सजा होनी चाहिए, नहीं कि एक अपराध के लिए 20 बार सजा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट वंस फॉर अ क्राइम, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, पनिशमेंट वंस फॉर अ क्राइम। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इंग्लिश में दोस्तों इसलिए रहता है कि जैसे आपको मान लीजिए इसमें नोट्स बनाना रहे तो आपको आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमारा अगला इसमें टॉपिक है दोष सिद्धि में। तो मतलब क्राइम के उस मामले में जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात थी, तो उसमें तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें है अपराधी के खिलाफ अपराधी का गवाही देने के लिए दबाव न डालना। मान लीजिए कोई क्राइम किया, तो क्राइम जो क्रिमिनल रहेगा उससे कभी भी फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा कि तुम कहो कि तुमने चोरी की। कभी उससे दबाव नहीं डाला जाएगा पुलिस द्वारा, किसी भी प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने ये क्राइम किया है, तुम इसको कबूल करो। जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, कोई भी जबरदस्ती इसमें नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को कम से कम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना चाहिए दोस्तों। ये जीवन में इसका बहुत उपयोग है। मैं तो कहता हूँ कि ये लेक्चर आप उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए, उन लोगों तक पहुँचा दीजिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या ना कर रहे हैं दोस्तों। उनको जो इसके जानने के लिए जागरूक हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, जैसे उनको फंडामेंटल राइट्स पता हो अपने, वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, इसको हम ये भी कहते हैं राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 21 को। इसमें जीने के अधिकार के सारे बात की गई, जैसे सुरक्षा और क्या कहते हैं राइट टू प्राइवेसी भी अब तो ऐड हो गई है, निजता का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार और खाने का अधिकार। बहुत सारे अब ऐसे सारे अधिकार जुड़ गए जो जीने के लिए आवश्यक हैं। तो उन सब का भी इसमें अब तो धीरे धीरे इंटरप्रिटेट जब होता है, जब व्याख्या होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें ऐड होती रहती है। तो आप सामान्यता याद रखिए, इसको सामान्यता कह सकते हैं आप कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, या फिर कह सकते हैं राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जीने का अधिकार भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल 21A है जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है दोस्तों। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा कि जैसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित है। मतलब राज्य को कहा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों, और उस कानून के तहत जो कि कानून वहाँ पे निर्धारित हो दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे, आप कहीं भी अगर ये देखते हैं कैपिटल में, ये देखते हैं कैपिटल में देखते हैं, तो जान लीजिए कि ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको इंसर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों अब बात ही कर लेते हैं, जब हम बता रहे हैं कि इसको इंसर्ट किया गया है, तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको ऐड किया गया है संविधान में, इसको हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम हमारे आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 की बात करते हैं दोस्तों। देखो आर्टिकल 22 में दोस्तों है गिरफ्तारी के कारणों की जल्द से जल्द सूचना दिए बिना हिरासत नहीं रखा जाएगा। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो दोस्तों इसकी बात की गई है, जैसे आपकी गिरफ्तारी हो रही है, किसी की गिरफ्तारी हो गई है, तो उसके संरक्षण में कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं जो उसको मतलब राइट करते हैं, संरक्षण देते हैं। तो उनकी बात की गई इसमें। तो हम राइट्स बता देते हैं आपको, हम राइट्स की बात आगे आपको करते हैं। गिरफ्तारी के कारणों की जल्द से जल्द सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जैसे किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसको बताना पड़ेगा कि उसको किस क्राइम में, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें बतानी पड़ेगी प्रशासन को कि किसी भी आदमी को काहे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया। अगला, किसी तरह की गिरफ्तारी,
सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसी तरह की गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको जो निकटतम मजिस्ट्रेट रहता है उसके समक्ष पेश किया जाता है दोस्तों। इसमें लेकिन यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। ये राइट्स आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो अपने ये फंडामेंटल राइट्स आप सबको याद रखना चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। पेपर के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ आपके जीवन के लिए भी ये चीजें उपयोगी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसका बचाव करने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और उसका बचाव करने का अधिकार है। वो अपने मनपसंद के वकील से बात कर सकता है, मिलने का उसका अधिकार है। जेल में ही, मतलब जहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई रहेगी वहाँ पे वो अपने वकील से मिल सकता है, राय सलाह कर सकता है कि वो मुकदमा कैसे लड़े, कैसे बचे। ये चीज़ें दोस्तों इसमें कही गई है, इस चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसे जितने भी ये आर्टिकल्स हैं सबको एक दिन में ख़त्म कर पाना बहुत नामुमकिन है, तो इसलिए हम इसके लिए 2-3 पार्ट में वीडियोस बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियोज़ की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, अभी आ जाया है, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद अगला वीडियोज आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों कि क्या कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा हमने बता दिया था। और हाँ, एक चीज़ आपको भूल गया बताना, जैसे कि आर्टिकल 20 और 22 में बहुत सब कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 20 में अपराधी के लिए संरक्षण की बात की गई और दूसरे में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई। तो भाई सुनो, पहले कोई अपराध करेगा ना तभी तो उसकी गिरफ्तारी होगी ना। तो अपराध किया, आर्टिकल 20 के उससे संरक्षण मिला, मतलब जो भी उसके संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं कि उसको संरक्षण मिल जाएगा, ऐसा मतलब बचने का वो, हाँ, उसका मतलब जो राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो सारे राइट्स हैं उसको सुविधा मिलेगी। और उसके बाद हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं। जब अपराध हो गया उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी, आर्टिकल 20 में पहले अपराध किया उसके बाद आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी। तो इन चीज़ों को आप कोरिलेट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं रिलेट करा के पढ़ाता हूँ। प्लस कीवर्ड आप याद रखिए कि किस, जैसे आर्टिकल 14 में था इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इन सब चीज़ों को आप कीवर्ड को याद करिए। 17 में था अनटचेबिलिटी, तो इन चीज़ों को दोस्तों आप याद रखिए, बहुत काम में आएंगे ये चीज़ें, बहुत उपयोगी है दोस्तों। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि मौलिक अधिकार बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए और हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं और जीवन में इससे हमको अपने अधिकार पता चलते हैं कि हमारे संविधान में हमारे अधिकार के बारे में क्या बात की गई है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ अपनी क्लास एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, ख़त्म करते हैं। और हम आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है इसमें मैंने मेंशन कर दिया PDF में भी, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं पिन कर दूंगा दोस्तों, कॉपी कर दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम आपको कुछ, जैसे हमारा रोज का एक मोटिवेशनल कोट्स रहता है, शायरी रहती है, मोटिवेशनल स्पीच रहती है आप कह सकते हैं, उसके तहत मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए शॉर्ट में, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम किसी चीज़ के प्रति आप जिद कर लीजिए, मुझे ये चीज़ें करनी है, तो कैसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आप जिद कर लीजिए कि ये चीज़ें आपको करनी है, आप बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, हम मिलते हैं कल।